हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 45 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 29 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में भी हमने शब्द अलंकार जो हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। इस वर्कशीट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। पिछले कार्यपत्रक में आप समझ चुके होंगे कि अलंकार कविता का ऐसा साधन है जो उसमें चमत्कार उत्पन्न करता है, अर्थात सौंदर्य में उसके वृद्धि करता है। ठीक है, अलंकार यानी एक तरह से जिस तरह से आभूषण होते हैं उसी तरह कविता के आभूषण होते हैं अलंकार, जिनसे अलग ही एक तरह से आप कह सकते हो चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, सौंदर्य बढ़ जाता है। इसके तीन भेद शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार में से शब्द अलंकार का परिचय प्राप्त कर चुके हैं पिछली वर्कशीट में। यहाँ पर अर्थ अलंकार के मुख्य भेदों के बारे में जानेंगे। यह अलंकार अर्थ पर आधारित हैं। ठीक है, अर्थ अलंकार में शब्द बदल देने पर भी अलंकार तत्व या सुंदरता या चमत्कार नष्ट नहीं होता है। तो हमने शब्द अलंकार में यही पढ़ा था कि उसमें जो है शब्दों के हेर फेर करने से जो सौंदर्य है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन इस अर्थ अलंकार में जो अर्थ अलंकार है ये अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न करता है। तो इसीलिए इसमें वाक्यों में अगर शब्दों का हेर फेर कर भी दिया जाए तो अर्थ नहीं बदलता, और ऐसे जो अलंकार हैं उनको अर्थ अलंकार कहते हैं। अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थ अलंकार हैं। जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग करने से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है वे अर्थालंकार कहलाते हैं। इसके मुख्य भेद जो है इस प्रकार हैं। तो हम इसके 1 बाय 1 करके इसके जो भेद दिए गए हैं वो सब पढ़ेंगे। इसके भेद जो है देखिए, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। 5 अलंकार जो है वो अर्थ अलंकार के मुख्य भेद हैं। सबसे पहले हम करेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार देखिए, उपमा 2 शब्दों से बना है, उप जमा माँ। उप का अर्थ है समीप से और माँ का अर्थ है तौलना या देखना। ठीक है, तो उपमा तो उप का अर्थ क्या हो गया, समीप, और माँ का अर्थ है तोलना या देखना। तो इसमें गुणों की समीपता या समानता के आधार पर 2 वस्तुओं में तुलना की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें तुलना होती है, इसलिए उपमा शब्द का अर्थ होगा तुलना। जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ये जो है 4 इसके क्या होते हैं, मेन अंग होते हैं। ठीक है, अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। देखिए तुलना कैसे की जाती है। उदाहरण इसमें रहेगा, सागर सा गंभीर हृदय हो। तो सा यहाँ पे इसमें सा का प्रयोग किया गया है ना, तो सा का मतलब है तुलना। तो सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ पर हृदय का सागर से और मन का पहाड़ से उपमाया तुलना की गई है, इसलिए इसके अंदर कौन सा अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार है। इसके बाद देखिए इसके जो 4 भेद हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, इनको हम 1 बाय 1 समझेंगे। जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी समता दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है, जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहाँ पे मुख की चंद्रमा से समानता बताई गई है, तो तुलना किसकी की गई है, मुख की तुलना की गई है। तो मुख जो है यहाँ पे क्या हो गया, मुख जो है यहाँ पे उपमेय हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं उपमान की। तो जिससे उपमा दी जाए यानी जिससे तुलना की जा रही है, जैसे मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है तो चंद्रमा क्या हो गया, चंद्रमा उपमान हो जाएगा।
जिसकी उपमा दी जाए अर्थात उपमेय को जिसके समान बताया जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे उपमेय की समानता जो है मुख की समानता चंद्रमा से की गई है, अतः चंद्रमा जो है वो क्या है, उपमान है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जिस गुण के लिए उपमा दी जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। उदाहरण में सुंदरता के लिए उपमा दी गई है, इसलिए सुंदरता जो है वो क्या है, साधारण धर्म है। यानी मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है सुंदरता को बताने के लिए, तो सुंदरता को बताने के लिए जो है की गई है, तो सुंदरता साधारण धर्म हो गया। अब बात करते हैं वाचक शब्द की। तो देखिए, वाचक शब्द वह शब्द होता है जिसके द्वारा उपमान और उपमेय में समानता दिखाई जाती है। जैसे हमने अभी देखा सा जो है क्या है, सा एक वाचक शब्द है। जैसे सागर सा लगा ना यहाँ पे, ये वाचक शब्द है। गिरी सा, ठीक है, ऐसे। तो जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर उदाहरण में मुख और चंद्रमा की तुलना समान शब्द द्वारा दी गई है, ठीक है। तो इसमें जो है समान क्या हो गया, यहाँ समान वाचक है। इसके अलावा सी, सम, सरिस, सदृश आदि शब्द भी उपमा के वाचक होते हैं। काव्य पंक्तियों में ऐसे शब्दों का प्रयोग को देखकर उपमा अलंकार को पहचाना जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट जो आपको दिया गया है वो है रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार क्या होता है, देखिए, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार होता है। यानी जो उपमेय है उसी को उपमान बता दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे सा का मतलब नहीं होगा, जैसे कि चंद्रमा है, चंद्रमा को ही मुख बता दिया जाए एक तरह से, तो यहाँ पर उपमान और उपमेय में अंतर नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो जो है अत्यंत समानता जो है वो दिखाई जाती है। क्लियर। जैसे देखिए उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसमें जो है राम क्या है, राम उपमेय पर रतन धन उपमान का आरोप है। दोनों में अभिन्नता है कि राम को ही जो है रतन धन जो है वो बताया गया है। इसी तरह और भी उदाहरण है, जैसे शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाई। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी यहाँ पर रूपक अलंकार है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको जो दिया गया है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा का अर्थ है अनुमान, अर्थात किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। यह संदेह और निश्चय के बीच की स्थिति है, ठीक है। यानी जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए, यहाँ पर दिखाया गया है ना, संभावित रूप में देखना, संदेह और निश्चय के बीच की स्थिति है। तो संदेह यानी एक काल्पनिक स्थिति जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ पर कल्पना की जाए, क्लियर, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने का अनुमान किया जाए या संभावना हो, तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे पंक्ति में अगर आपको मनु, जनु, जनहु, जानो, मनहु, मानो, निश्चय, ईव जो आदि वाचक शब्द आते हैं तो उसमें कौन सा अलंकार होगा? उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है, उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से, ठीक है। मानो यहाँ पे आ गया ना, तो इसमें क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, ले चला साथ मैं तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो इसमें जो है, मानो है, तो ये क्या बताते हैं? ये जो है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण, इसमें अगर हम समझें तो कनक का मतलब यहाँ पे क्या है? कनक का मतलब है धतूरा, ठीक है। कवि यहाँ पे जो जिसमें यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यहाँ पर क्या कहता है कि धतूरे को ऐसे ले चला मानो कोई भिक्षु जो है वो सोना लेकर जा रहा हो, ठीक है ना। तो इस तरह से जब एक तरह से कल्पना की जाती है, एक तरह से आप कह सकते हो कि इमेजिनेशन जहाँ पे यूज़ होती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार जो है
इसमें क्या होगा, जहाँ पर अचेतन में चेतन का आरोप होता है, यानी जैसे आप कह सकते हो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे बादल, इनमें मानव की भावनाओं का वर्णन हो, या निर्जीव जो चीज़ें हैं उनमें सजीव होना दर्शाया जाए, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ पर अचेतन में चेतन, अचेतन यानी निर्जीव और चेतन यानी सजीव, उसका आरोप होता है, तो निर्जीव को सजीव की तरह दिखाया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाएं और क्रियाओं का क्या होता है, आरोप होता है। उदाहरण दिया गया है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी। तो इस काव्य पंक्ति में प्रातः उषा काल को जो है मानवीय रूप या स्त्री या नायिका की तरह दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या है, ये है अतिशयोक्ति अलंकार। क्लियर है? तो देखिए अतिशयोक्ति क्या है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज सीमा या मर्यादा टूट जाए, अर्थात बहुत ज़्यादा जहाँ पर बड़ाई की जाए, बहुत ज़्यादा ही आप कह सकते हो बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को कहा जाए, उसके अंदर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मान लीजिए जहाँ पर ऐसा लगे ना आपको कि नामुमकिन है ये बात, तो वहीं पर अतिशयोक्ति हो जाएगा। ठीक है, जैसे देख लो साकेत नगरी है यह, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो यहाँ स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही एक नगरी की सुंदरता का वर्णन किया है और इतना बड़ा चढ़ाकर किया है। ठीक है, तो ये कैसा अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। इस पंक्ति में जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, राजा राम के नगर साकेत और वैभव की विशालता का वर्णन यहाँ पर किया गया है। क्लियर? तो ये आपके थे जो है अलंकार, अर्थ अलंकार, जो हमने सारे जो है 1 बाय 1 समझे। अब आपको यहाँ पर कई सारे जो है अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। पहले में आपको काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये बताना है, दूसरे में आपको सुमेलित करना है, मैच करना है। ठीक है, 1 बाय 1 करेंगे अभी। तीसरे में आपको जो 5 अलंकार हैं उनका एक एक उदाहरण अपने काव्य खंड में से छांट के लिखना है। और चौथे में आपको एक ऐसी कविता बनाइए जिसमें कम से कम 2 अलंकारों का प्रयोग हो। ठीक है, कम से कम 2 होने चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल आपको देना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उत्तर रहेगा, देखिए पहला जो आपको दिया गया है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक। उसके बाद नाची अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें जो है विभावना अलंकार है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो विभावना अलंकार है, ये विभावना अलंकार क्या होता है? बिना कारण के ही काम का हो जाना, वो विभावना अलंकार होता है। यानी कारण नहीं है, उसके अभाव में ही कोई कार्य हो जाता है। तो जहाँ पर ऐसा होता है कि बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नाची अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर, इसमें विभावना अलंकार है। थर्ड है चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें चरणों को जो है कमल के रूप में दिखाया गया है, तो ये क्या है? रूपक अलंकार है। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हरिको में गोल नीलम है जड़े, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट है हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सारी सगरी सारी नगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, तो इसमें कौन सा है? इसमें अतिशयोक्ति अलंकार रहेगा। ठीक है, इसमें कौन सा रहेगा? अतिशयोक्ति। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, इसमें क्या है? मानवीकरण है। उसका मुख मानो चंद्रमा है, मानो आते ही उत्प्रेक्षा हो गया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें क्या होगा? रूपक अलंकार है। नंबर 4 पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें क्या है? उपमा अलंकार है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, तो इसमें चेतक की बहुत ही ज़्यादा बड़ाई की गई है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया? इसमें अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3 है, 5 अलंकारों का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो देखिए उत्तर रहेगा, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, तो इसमें क्या होगा? उपमा।
उसके बाद है वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, इसमें क्या होगा, रूपक अलंकार है। नेत्र मानो कमल हैं, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, इसमें अतिशयोक्ति रहेगा। मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या, सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे, तो इसमें क्या है, इसमें मानवीकरण अलंकार रहेगा। नेक्स्ट है प्रश्न 4 है, कोई ऐसी कविता बनाइए जिसमें कम से कम 2 अलंकारों का प्रयोग हो। उत्तर रहेगा चंद्र सा खेल रहा है उपवन, धरती ले मानो अंगड़ाई, वर्षा ऋतु आई वर्षा ऋतु आई, तो चंद्र सा इसमें उपमा हो गया और धरती ले रही मानो अंगड़ाई इसमें उत्प्रेक्षा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये वर्कशीट अपनी सॉल्व करनी है। सो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।